हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम लोग हमारे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं विद आयनिक बॉन्ड। बेसिकली अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सब कोवेलेंट बॉन्ड के लिए था। आज हम बढ़ने जा रहे हैं वहीं से आगे और स्टार्ट करने जा रहे हैं विद आयनिक बॉन्ड एंड फजांस रूल। देखिए आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो उससे पहले आपको बताऊं, जब भी कोई दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो कभी भी 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट तो आप यहां पर देखें कि कोवेलेंट बॉन्ड formed between two different atoms is never 100% covalent and contains what? Some ionic character। ठीक है, तो कोई भी ऐसा बॉन्ड जो दो अलग अलग एटम्स के बीच में बना है उसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर्स होते ही हैं। और वो जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो मैंने आपको कैलकुलेट भी करना सिखाया था। एक फॉर्मूला था, याद हो आपको, 16 इंटू XA माइनस XB प्लस क्या होता है 3.5 इंटू XA माइनस XB होल स्क्वायर। या फिर आपके पास एक और तरीका होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने का, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा, म्यू ऑब्जर्व, दैट इज ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन म्यू थियोरेटिकल इंटू 100। तो इस तरह से आप इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या निकाल सकते हो, आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो। एग्जैक्टली इसी तरह जब दो एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है तो वो आयनिक बॉन्ड कभी भी 100% आयनिक नहीं होता है। तो सिंपल सी बात यही है कि सिमिलरली एन आयोनिक बॉन्ड इज नॉट 100% ionic and may contain some covalent characters which can be explained by the phenomena of polarization। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं आप सिर्फ और सिर्फ किससे एक्सप्लेन कर सकते हो? पोलराइजेशन से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं क्या होता है पोलराइजेशन और कैसे हम पोलराइजेशन के थ्रू एक आयनिक बॉन्ड के अंदर ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहे हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो आयनिक बॉन्ड बनता है कैटायन और एनायन के बीच में। तो एक आपके पास होगा कैटायन और एक आपके पास होगा एनायन। एनायन बेसिकली इस एनायन का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये एनायन का क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब जब आपके पास एक आयनिक बॉन्ड बनेगा तो इस तरह से कैटायन एनायन होंगे जो आपस में क्या होंगे, अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए होंगे। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ये कैटायन है, कैटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है, सो द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कैटायन attracts the negative charge और इलेक्ट्रॉन क्लाउड। नेगेटिव चार्ज को या फिर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, अब बताओ उसकी वजह से क्या होगा, आप खुद देखो कि ये जो कैटायन है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे इसको अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो सिर्फ पहले एनायन के फोर्स के अंदर काम कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा इस कैटायन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लाइक दिस। वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले सिर्फ एनायन के न्यूक्लियस के अंदर था, अब उसके ऊपर थोड़ा बहुत क्या होगा, कैटायन का भी इन्फ्लुएंस काम करना शुरू करेगा। सो द रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल डिस्टॉर्ट and will shift towards cation। पहली बात बोला ऐसा होगा। अब इससे क्या हो रहा है, आप देखो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले सिर्फ एनायन के इन्फ्लुएंस के अंदर था, उसके ऊपर क्या आ चुका है, कैटायन का भी अट्रैक्शन फोर्स आ चुका है। तो ये जो डिस्टॉर्शन का फिनोमिना है, सो दिस डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड of anion by
cation is called polarization। तो ये जो एक कैटायन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को डिस्टॉर्ट किया है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पहली बात तो पोलराइजेशन बोलते हैं। अब जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, हायर इज द डिस्टॉर्शन, हायर इज द डिस्टॉर्शन, greater will be the extent of पोलराइजेशन। या सिंपल बोल दो, उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। तो कैटायन क्या कर रहा है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पोलराइज कर रहा है, वो अपनी तरफ उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये जो खींचने का प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। बोले यहां तक कहानी समझ में आती है। अब इसमें क्या है, जब ये एक प्योर आयनिक बॉन्ड होता, अगर एक प्योर आयनिक बॉन्ड होता, तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन के पास ही होते, वो कैटायन की तरफ नहीं जाते। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। तो जहां इनके बीच में पहले कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, अब देखो कुछ इलेक्ट्रॉन्स कैटायन और एनायन के बीच में आ गए हैं। तो इस पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल शेयरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, पार्शियल शेयरिंग। तो मैं अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूं, आप लोग ऐड कर देना। सो ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन, sharing of electrons occur up to some extent, and therefore covalent characters are introduced in an आयोनिक बॉन्ड। तो ये चीज फजान ने एक्सप्लेन की कि भाई इस वजह से क्या हो रहा है, एक आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये जो पोलराइजेशन का फिनोमिना हो रहा है, इसकी वजह से एक आयनिक बॉन्ड जो था उसमें क्या आ गए हैं, थोड़े बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ गए हैं। और इसी चीज को उसने बोला, इसी चीज को फजान ने एक्सप्लेन किया, और इसलिए हम इसको फजान्स रूल के नाम से भी पढ़ते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी बहुत शेयरिंग हो रही है, पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी बहुत क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। अब जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, हाँ, शेयरिंग उतनी ज्यादा होगी, और शेयरिंग जितनी ज्यादा होगी, बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी क्या होंगे, उतने ही ज्यादा होंगे। तो जो अल्टीमेट चीज अब आपको समझनी है, एक बार तो फटाफट से इसे कॉपी कर लो, हो गया। चलिए, तो अब जो अगली चीज आपको समझनी है वो ये है कि ड्यू टू पोलराइजेशन, तो सिंपल सी बात है कि कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन एन आयोनिक बॉन्ड जो होंगे, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, उस आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी क्या होंगे, उतने ही ज्यादा होंगे। यहां तक समझ में आ गया। तो रटना नहीं है, समझना है। पोलराइजेशन की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर्स आए, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतने ही ज्यादा क्या होंगे, आपके कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी होंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म सीखते हैं। पोलराइजेशन आपने सीख लिया, जब अगली चीज सीख रहा है वो है पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर किसके लिए डिफाइन होती है, कैटायन के लिए। किसके लिए डिफाइन होती है, कैटायन के लिए। तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, नाम से तो लग रहा है, इट इज द एबिलिटी ऑफ कैटायन, इट इज सिंपली द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। तो कैटायन की वो एबिलिटी जिससे वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, पोलराइज कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। आपको सिंपल सी बात दिख रही है, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, पोलराइजेशन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा। तो जो पोलराइजेशन है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। एंड पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी क्या होंगे, उतने ही ज्यादा। तो आपको रिलेशंस नहीं रटने हैं, आपको सिर्फ समझना है, जितना ज्यादा कैटायन पोलराइज करेगा, ऑब्वियसली पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। ठीक है, इसको कैसे कंपेयर करते हैं हम देखेंगे, बट सेकंड हम एक और टर्म डिफाइन कर लेते हैं, पोलराइजिबिलिटी। पहले टर्म्स के मतलब, फिर उनका कंपैरिजन भी देखेंगे। तो अगर आप पोलराइजिबिलिटी की बात करो, तो बताओ पोलराइजिबिलिटी, पोलराइज कौन हो रहा है, हाँ, एनायन।
तो इट इज द एबिलिटी या फिर आप बोलो टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड। तो एक एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना डिस्टॉर्ट होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी क्या होंगे, उतने ही ज्यादा होंगे। तो ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एक आयनिक बॉन्ड के अंदर जो कोवेलेंट कैरेक्टर रिड्यूस होंगे डिपेंड करेंगे। तो एनायन की पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे, और कैटायन की पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा क्या होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर्स होंगे। कॉपी करें। चलिए तो अब देखिए पोलराइजेशन का फिनोमेना समझने के बाद हम चलते हैं आगे और कंपेयर करना सीखते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायंस को। सबसे पहले तो सो कंपैरिजन ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायंस। ठीक है, तो कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर होगी वो सबसे पहला और बेसिक फैक्टर जो होता है उसके चार्ज पे डिपेंड करेगी। तो उसके ऊपर चार्ज जितना ज्यादा है और अगर चार्ज सेम हुआ तो फिर आप देखोगे साइज। तो चार्ज जितना ज्यादा और साइज जितना कम, कैटायन की पोलराइजिंग पावर क्या होगी उतनी ही ज्यादा। यानी अगर आप सेम ग्रुप में चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कंपेयर करें Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस एंड Cs प्लस, तो अगर आप इनकी पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर देखें तो Li प्लस की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसका साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है। अगर आप मान लो सेकेंड एल्कालाइन एलिमेंट में जा रहे हैं तो Be2 प्लस हो गया, Mg2 प्लस हो गया, Ca2 प्लस हो गया, Sr2 प्लस हो गया, Ba2 प्लस हो गया। तो अगर आप इनमें भी पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर देखें तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो देखो यहाँ पे चार्ज सब पे सेम है, चार्ज सेम है लेकिन साइज क्या है, बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप जाने, तो उसका साइज बड़ा होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की पावर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो एक चीज तो आप ध्यान रखें। दूसरा, अगर आपके पास चार्ज है, चार्ज से अगर आप कंपेयर करना चाहें, मैं आपसे बोलूं कि भाई आपके पास एक तो Li प्लस है, एक आपके पास Mg2 प्लस है, एक आपके पास Al3 प्लस है, तो बताओ पोलराइजिंग पावर, हाँ Al3 प्लस की पोलराइजिंग पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो जनरली आप चार्ज और साइज देखते हो, बट अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर आता है, उसको आप लोग जरूर ध्यान रखना, दैट इज कंपैरिजन ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ Be2 प्लस एंड Al3 प्लस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए अगर आप बेरिलियम की बात करें तो यहाँ बेरिलियम होता है सेकेंड पीरियड का है, ये मैग्नीशियम है जो थर्ड पीरियड का है, तो Be2 प्लस Mg2 प्लस, यहाँ पर आता है Al3 प्लस। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो ये सेकेंड पीरियड का कैटायन है और ये क्या है, आपका थर्ड पीरियड का कैटायन है, लेकिन इस पे चार्ज कितना है, +3, और इस पे चार्ज कितना है, +2। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड तो ये है कि अगर आप पोलराइजिंग पावर कंपेयर करें तो Be2 प्लस की पोलराइजिंग पावर जो है वो Al3 प्लस से कम आनी चाहिए, क्योंकि Al3 प्लस के ऊपर चार्ज क्या है, ज्यादा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं होता है। जो एक्चुअल ऑर्डर है वो ये होता है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ Be2 प्लस जो है वो पोलराइजिंग पावर ऑफ Al3 बोल रहा हूं, Al3 प्लस से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस चीज के ऊपर आप जरूर ध्यान दें, ये बहुत काम की चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, इसका रीजन क्या है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्व्ड है। अगर आप इसको देखें तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई आप देखो, आपके पास जब बेरिलियम हैलाइड्स होते हैं Bf2, BCl2, BBr2 एंड Bi2, ये सभी के सभी कोवेलेंट है, ऑल आर कोवेलेंट। लेकिन वहीं अगर आप कंपेयर करें, आपके पास एक तो AlF3 है, एक आपके पास AlCl3 है,
एक आपके पास AlBr3 है और एक आपके पास AlI3 है। तो AlCl3 AlBr3 ये सब के सब क्या होते हैं, कोवेलेंट प्रीडोमिनेंटली। वही 100% तो कोई नहीं होता, तो प्रीडोमिनेंटली ये तीनों क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। लेकिन अगर आप AlF3 की बात करो तो ये प्रीडोमिनेंटली कैसा होता है, आयोनिक होता है। ये हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में ही, तो ये चीज को एक्सप्लेन कर रही है। अगर Al3+ की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती तो AlF3 कोवेलेंट होना चाहिए था, लेकिन देखो AlF3 आयनिक है, जबकि BF2 क्या है आपका, कोवेलेंट है। इवन Be is the only element, ये only metal whose fluoride is covalent। बाकी सब मेटल्स के फ्लोराइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। सिर्फ बेरिलियम ही एक ऐसी मेटल है जिसका फ्लोराइड भी कोवेलेंट है। क्लोराइड तो एल्यूमिनियम का भी कोवेलेंट है, बेरिलियम का भी कोवेलेंट है, लेकिन फ्लोराइड जो होता है बेरिलियम का, वो प्रीडोमिनेंटली कैसा होता है, कोवेलेंट। ये इस चीज को प्रूव करता है कि बेरिलियम जो है ना, बेरिलियम, उसकी पोलराइजिंग पावर जो होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो अभी ध्यान रखना, आपको देखने पे ऐसा लग सकता है कि Al3+ की पोलराइजिंग पावर B2+ से ज्यादा होनी चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। लाहौल बिला कुव्वत, मेरा पेन कहाँ चाहिए रहा, है ना, तो ऐसा नहीं होता है। B2+ की पोलराइजिंग पावर Al3+ से ज्यादा। तो एक स्पेशल केस है जो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बाकी में आप नॉर्मली मूव कर सकते हो। चलिए अब आप देखो, यहां पर जितने भी कैटायंस हैं वो सब S ब्लॉक के कैटायंस हैं। देखो ये भी S ब्लॉक, ये भी S ब्लॉक, ये एक P ब्लॉक का एल्यूमिनियम, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और मिलवाता हूं मैं आपको D ब्लॉक के कैटायंस। तो D ब्लॉक के कैटायंस के केस में भी आपको पोलराइजिंग पावर कंपेयर करनी आनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखें, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, बस 3 तरह के, मतलब बेसिकली 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं। एक तो आपके पास ऐसे कैटायन बनते हैं जिनका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो कैटायंस विद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और दूसरे आपके पास होते हैं कैटायंस विद स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब जिनका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है उनके क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन वैलेंस शेल। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले, जैसे आपके पास वही Na+ हो गया, Be2+ हो गया, Mg2+ हो गया, ये सभी उनके एग्जाम्पल हैं। जैसे आपके पास Na+ है ना, B तो छोड़ दो, Mg2+, Al3+, देखो Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p6, इसका भी क्या होता है, 2s2 2p6। Al3+ का क्या होता है, 3s2, Al3+ 3s2 तो ये भी क्या होता है आपका 2s2 2p6। इन सभी के ऑक्टेट क्या है, देखो कंप्लीट है, 2s2 2p6। लेकिन वहीं अगर आपके पास आ जाए Zn2+, तो Zn में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक होता है 3d10 4s2। तो अगर आप 4s में 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये होता है 3s2 3p6 3d10। देखो टोटल कितने आ रहे हैं आपके पास, 18 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, है ना। आपके पास हो गया Cu+ का भी कॉन्फ़िगरेशन यही बनेगा, 3s2 3p6 3d10। आपके पास सिल्वर हो गया Ag+, 4s2 4p6 4d10। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप ये ध्यान रखना, आपके पास ये 2 तरह के कैटायंस होते हैं, एक वो जिनके अंदर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक वो जिनके अंदर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर आप इनकी पोलराइजिंग पावर को कंपेयर करें तो पोलराइजिंग पावर जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स वालों की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले, क्योंकि देखो इनमें इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, डी में, और डी की शील्डिंग कैसी होती है, पुअर। इनकी जो पुअर शील्डिंग है, उस पुअर शील्डिंग की वजह से बताओ Z इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली पोलराइजेशन पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आप धध्यान रखें कि मैं आपको सिखा चुका हूं, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे उतने ही ज्यादा। तो इसीलिए अगर आप कंपेयर करें कि आप बोलो कि AgCl एंड NaCl, बताओ विच इज मोर कोवेलेंट, तो AgCl क्या होगा, NaCl से
ज्यादा कोवेलेंट होगा, क्योंकि Ag+ की जो पोलराइजिंग पावर है वो Na+ की पोलराइजिंग पावर से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक इस चीज पे आप जरूर 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 ध्यान दें कि आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। सही है। इसी में देखो एक और, जब आप 3D सीरीज कैटायंस, 4D सीरीज और 5D सीरीज कैटायंस को कंपेयर करेंगे, तो आप जानते हैं 3D सीरीज से 4D से चलने पर सिंपली साइज क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन 4D से 5D यहां पर क्या होता है, Z इफेक्टिव में एब्रप्ट इंक्रीज आता है, दैट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। याद है ना, पढ़ा था हम लोगों ने। कभी भी आप 3D सीरीज मतलब आप 4th पीरियड में हो, अगर आप 4D सीरीज की बात कर रहे हैं तो आप 5th पीरियड में हैं, और अगर आप 5D की बात करें तो आप 6th पीरियड में हैं, है ना। तो जब भी आप 5th से 6th पीरियड मूव करते हो 14 लैंथेनॉइड्स आते हैं। उन लैंथेनॉइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन N-2F में जाता है, इसकी शील्डिंग पावर पुअर होती है। तो अगर आप यहां कंपेयर करेंगे तो पोलराइजिंग पावर जो होगी वो 5D सीरीज के कैटायन की ज्यादा होगी। उसके बाद कौन सा आएगा, 3D, और उसके बाद कौन आएगा आपके, सॉरी 5D, 4D, और क्या होगा आपके पास 3D। क्योंकि देखो Z इफेक्टिव तो बढ़ता ही है, यहां से यहां भी Z इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ता है, साइज बढ़ती है, बट साथ साथ Z इफेक्टिव बढ़ता है। बट सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर अगर किसकी होगी तो वो किसकी होगी, आपके पास 5D सीरीज के कैटायन होगी। जैसे आपके पास होता है जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो मरकरी जो होगा उसका कंपाउंड जो होगा जैसे HgCl2 विल बी क्या होगा, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। कैसा होगा, ये आपका प्रीडोमिनेंटली क्या होगा, कोवेलेंट होगा। तो एक्चुअली डाउन द ग्रुप चलने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है, 3D सीरीज से 4D सीरीज चलने पर 25% इंक्रीज होता है Z इफेक्टिव में, और 4D से 5D ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज होता है Z इफेक्टिव में। तो अगर आप D ब्लॉक के अंदर डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो तो पोलराइजिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है। तो कभी कभी आपको कंपेयर करना पड़े तो HgCl2 में सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, फिर CdCl2, और सबसे कम कौन होगा, ZnCl2 होगा। समझ गए। तो कैटायंस की पोलराइजिंग पावर में आपको ये केस ध्यान रखने पड़ेंगे। इन जनरल तो आपको S ब्लॉक मेटल्स के कैटायन दिखता है, बट कभी S ब्लॉक मेटल कैटायंस का D ब्लॉक से अगर आ जाए तो आपको सिंपल देखना है कि जो D ब्लॉक वाले कैटायंस हैं उनकी पोलराइजिंग पावर S ब्लॉक कैटायन से ज्यादा होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, देखिए सेकंड, दैट इज पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। वो कैसे कंपेयर करते हैं, तो नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, एनायन का अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे अट्रैक्शन जितना कम होगा, कैटायन उसको अपनी तरफ उतनी आसानी से क्या कर सकता है, खींच सकता है। तो यहां पर अगर आप पोलराइजेबिलिटी की बात करें एनायन की, तो देखें एक तो डिपेंड करेगा उसके ऊपर कितना चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनायन, और दूसरा उसकी साइज पर। अगर चार्ज सेम है तो फिर आप साइज देखेंगे, एनायन का साइज जितना बड़ा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करना क्या है, उतना ही आसान है। तो देखिए छोटे छोटे एग्जांपल्स बहुत ही आसान है। जैसे मैं आपसे बोलूँ, आपके पास एक तो N3- है, एक आपके पास O2- है, एक F- है। तो देखें अगर आप पोलराइजेबिलिटी की बात करें तो N3- को आप आसानी से पोलराइज कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्या है, सबसे ज्यादा है। अगर पास सेम चार्ज आ गया, लेट्स से F- है, Cl- है, Br- है और I- है, तो पोलराइजेबिलिटी I- की क्या होगी, सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या है, सबसे बड़ा। भाई एक तो छोटा एनायन, एक उससे बड़ा, एक उससे भी बड़ा, और एक उससे भी बड़ा। तो I- का साइज सबसे बड़ा है, साइज सबसे बड़ा है, तो इसका अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, सबसे कम। और सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होगा तो इसको पोलराइज करना क्या होगा, सबसे ज्यादा आसान होगा। ठीक है, एक चीज। दूसरा जो यहां पर फैक्टर काम करता है, ध्यान देना, आपके पास एनायंस भी जो होते हैं, एक तो आपके पास होते हैं मोनो एटॉमिक एनायंस, और एक आपके पास होते हैं पॉली एटॉमिक एनायंस। तो आपको देखो मोनोएटॉमिक एनायंस जैसे पास N3- हो गया, आपके पास O2- हो गया, P3- हो गया, H2- Cl- सब मोनोएटॉमिक एनायंस हैं।
पॉलीएटॉमिक एनायन जैसे आपके पास CO3 2- हो गया, आपके पास PO4 3- हो गया, SO4 2- हो गया, ClO4- हो गया, OH- हो गया, ये सब आपके पॉलीएटॉमिक एनायंस हैं। तो अगर आप इनकी पोलराइजिंग पावर कंपेयर करें या पोलराइजेबिलिटी कंपेयर करें तो भाई आप मोनोएटॉमिक एनायन को आसानी से पोलराइज कर सकते हो एज कंपेयर टू अ पॉलीएटॉमिक एनायन। क्यों? रीजन है सिंपल सी बात, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सिंगल एटम पे कॉन्सेंट्रेटेड है। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज concentrated on a single atom, so it can be easily polarized। इसलिए आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, पोलराइज कर सकते हो। जबकि अगर आप यहां पर बात करें तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज, या तो ऐसा बोल दो, इज डिस्ट्रीब्यूटेड between more than one atom or may be involved in delocalization। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या होगा, लेस डिस्टॉर्शन, और लेस डिस्टॉर्शन होगा तो उसी हिसाब से कोवेलेंट कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कम। तो आपको ऐसा लगेगा कि एक मोनोटॉमिक एनायन से कंपेयर करो पॉलीटॉमिक को तो पॉलीटॉमिक में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, लेकिन क्योंकि एक मोनोटॉमिक एनायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, एक ही एटम के ऊपर सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेट होगा। तो अगर आप P3- और PO4 3- को कंपेयर करो तो P3- की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, तो जो P3- का बॉन्ड बनेगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे और PO4 3- वाले में क्या होंगे, कम होंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैटायन की पोलराइजिंग पावर और एनायन की पोलराइजेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हो। अब इनके बेसिस पर आपको जब मैं कंपाउंड्स दूंगा तो उन कंपाउंड्स को देखकर आप बता सकते हो किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे और किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फजांस रूल। तो ध्यान से देखें, जो भी आपने अब कुछ सीखा उस सबको अप्लाई करोगे तो डाले नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ फजांस रूल। पहला एप्लीकेशन इज कंपैरिजन ऑफ आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर। तो एक बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक और कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, तो LiCl है आपके पास, NaCl है, KCl है, RbCl है। अब आप कौन सा कैरेक्टर देखना, अगर आप कोवेलेंट कैरेक्टर देखना चाहते हो तो पोलराइजेशन जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा। बताओ इनमें सबसे, एनायन सबका सेम है तो डिपेंड किस पे करेगा, कैटायन पे। ठीक है, तो LiCl का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, फिर NaCl, फिर KCl। अगर ये आपसे आयनिक कैरेक्टर पूछता तो आप इसका उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अगर हो सकता है पास कैटायन सेम हो, एनायन बदल जाए, जैसे मुझसे कोई पूछे कि LiF, LiCl, LiBr और Li, बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। तो देखो यहाँ कैटायन सेम है, एनायन माइनस माइनस माइनस, एनायन पे चार्ज भी सेम है। तो अब जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ता जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आप ऐसे कुछ बोलेंगे सर दोनों ही अलग हो, भाई जब दोनों ही अलग हैं तो फिर आप कंपेयर क्या करोगे, फिर तो आपको डेटा चाहिए होता है। तो दोनों अलग नहीं होंगे, कोई ना कोई एक कॉमन ग्राउंड आपके पास होगा ही होगा। जैसे आप मुझसे पूछो कि भाई आपके पास MgCl2 है, आपके पास MgO है, आपके पास Mg3N2 है, बताओ इनका आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर, पोलराइजेशन जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, दैट मींस पोलराइजेशन जितना कम कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कम, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो देखो कैटायन जब सब जगह सेम है, यहाँ पे एनायन है -1 -2 -3, यहाँ पे हाईएस्ट पोलराइजेशन होगा। कुछ याद नहीं रखना, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल आप देखो पोलराइजेशन ज्यादा कहाँ है, यहाँ पर है, इसका लिस्ट में क्या होंगे, हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर्स होंगे। तो अगर आपको आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर देखना है तो MgCl2 इनमें सबसे ज्यादा आयनिक होगा और Mg3N2 क्या होगा आपके पास, सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास मान लो NaCl है, CuCl है और AgCl है, बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर्स का ऑर्डर। तो देखो Na+, Cu+, Ag+, Na+ और Cu+ में अगर आप देखोगे तो Cu+ D10,
18 इलेक्ट्रॉन वाला है, ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला है इधर, ये 3D सीरीज का है, ये आपके पास क्या है 4D सीरीज का है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा ज्यादा। वो तो बहुत आसान है, बहुत आसान। एक बार आपको पोलराइजिंग पावर निकालना आ गया तो आप सिंपल पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी से गिवन कंपाउंड्स के अंदर आयनिक या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर्स का ऑर्डर कंपेयर कर सकते हैं। जैसे बहुत क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे। कॉपी करें, फिर चलते हैं अगले एप्लीकेशन पे। चलिए, तो ये था आपका पहला पार्ट। दूसरा आप चलते हैं, इसका पहला एप्लीकेशन है, सिंपल होता है, सबसे आसान काम यही होता है। दूसरा होता है कंपैरिजन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम में आता है। सो कंपैरिजन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अब देखो, जब आप आयनिक कंपाउंड्स में रटने का कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हो। इसमें आपके पास दो केस बनेंगे। जो पहला केस बनता है वो बनता है ये कि कंपाउंड्स कंटेनिंग मोनो एटॉमिक एनायंस। ठीक है, आपके पास सिर्फ कौन से एनायंस होंगे, मोनो एटॉमिक एनायंस होंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स में क्या होता है, जैसे मैंने बताया N3 माइनस है ना, ये सारे जो है आपके मोनो एटॉमिक मास हैं, Cl माइनस, F माइनस, N3 माइनस, O2 माइनस एटसेट्रा। तो ध्यान रखना, ऐसे केसेस में जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। जो आपका आयनिक कंपाउंड का लैटिस बनेगा, उस लैटिस, वो लैटिस जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा, जितना ज्यादा क्लोज पैक लैटिस बनेगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी थर्मल स्टेबिलिटी। और जो आपकी लैटिस एनर्जी होती है ये डायरेक्टली डिपेंड करती है चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज के। क्योंकि देखो, साइज का क्या फंडा है, साइज का फंडा ये है कि स्मॉलर साइज्ड आयंस कैन बी पैक्ड मोर एफिशिएंटली। देखो मैं समझाता हूं आपको कैसे। मान लो आपके पास एक तो आयंस है छोटे छोटे साइज के ऐसे, तो आप इनको क्लोजली पैक कर रहे हो ऐसे, ठीक है, और एक आपके पास ये बड़े बड़े साइज के आयंस, ये बड़े बड़े आयंस ऐसे। तो आप देखो, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर लेस वेकेंट स्पेस है। तो जब आपके आयंस बड़े साइज के हैं तो देखो यहां पर स्पेस भी क्या होगा ज्यादा, तो यहां पर ये क्या है मोर वेकेंट स्पेस। तो ज्यादा वेकेंट स्पेस है तो पैकिंग कम होगी, पैकिंग कम होगी तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी कम। तो ऐसे केस में आपको कुछ भी नहीं सोचना होता है। अगर मोनोएटॉमिक एनायन है तो लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करेगा। लैटिस एनर्जी ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, लैटिस एनर्जी कम तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी कम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर NaF, NaCl, NaBr एंड NaI, हाँ है ना। F माइनस Cl में देखो कैटायन तो सेम है। अब एनायन, जहां एनायन का साइज छोटा वहां पर लैटिस एनर्जी क्या होगी ज्यादा, और जहां पर लैटिस एनर्जी ज्यादा वहां पर थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी ज्यादा। बोलो समझ में आ रहा है। ऐसे आप और कंपेयर कर सकते हो। मान लो मैं आपसे बोलता हूं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ MgCl2, MgO, Mg3N2, बताओ थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो ये आपके पास क्या होगा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। मैं आपसे बोलूं आपके पास है BeO, आपके पास है MgO, है ना, CaO, SRO, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, सारों में कैटायन सेम, सॉरी एनायन सेम है। तो कैटायन का साइज, यहाँ कैटायन सबसे छोटा है तो इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। तो दोनों का सेम ऑर्डर बनेगा। ये तब है जब आपका एनायन कैसा हो, मोनोएटॉमिक हो। अब अगर आपका एनायन पॉलीएटॉमिक है, सेकेंड केस, कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉली एटॉमिक एनायन। तो आप इसकी केस को समझते हैं हम कार्बोनेट आयन से। किससे? कार्बोनेट। जो आपके पास कार्बोनेट आयन होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O माइनस एंड O माइनस, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर जो कैटायन है, कैटायन M प्लस जो भी है, M2 प्लस जैसा भी कैटायन है, वो कैटायन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करेगा, पोलराइज करेगा,
ठीक है। तो पोलराइजेशन से क्या होगा, ड्यू टू पोलराइजेशन इलेक्ट्रॉन क्लाउड of CO bond will shift towards this metal या cation M plus and CO bond will become weak। तो ये जो आपका CO बॉन्ड है, CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक, यानी ये बॉन्ड आसानी से क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। आसानी से ब्रेक होकर ये देखो क्या बना लेगा, MO प्लस CO2 या फिर M2O, जो भी हम बनाना चाहें। बट बेसिकली जब आपके पास पॉलीएटॉमिक एनायन है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे मॉलिक्यूल पे डिस्पर्स्ड है, इसलिए अब जो है लैटिस एनर्जी का फैक्टर नहीं आता है। इनके केस में आप ये ध्यान रखना, जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर्स, या फिर और अच्छे से आप बात करें तो किस पे डिपेंड करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा एक पर्टिकुलर बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड उतना ही वीक होता जाएगा। ये बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। MO बॉन्ड तो स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड क्या हो चुका होगा, वीक हो चुका होगा। तो ऐसे केसेस में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ क्या देखना है, पोलराइजेशन। जब आपका एनायन कैसा है, पॉलीएटॉमिक, तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना आसानी से आप बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो। जैसे हम कंपेयर करें, मान लो आपके पास Li2CO3 है, आपके पास Na2CO3 है, आपके पास K2CO3 है ना, आपके पास Rb2CO3 है। इनका आपको थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है। तो देखो हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर किसकी है, Li2CO3 की, ये सबसे कम स्टेबल होगा। और ये चीज आप एस ब्लॉक में देखोगे। एक्चुअली फजान्स रूल का मेन एप्लीकेशन एस ब्लॉक में ही आता है। इसका एक पार्ट है सॉल्युबिलिटी, वो भी मैं आपको एस ब्लॉक में ही पढ़ाऊंगा, वहां मैं इसको रिकॉल भी कराऊंगा। अभी आप देखो इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो ये थर्मली लीस्ट स्टेबल होगा, हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। इसीलिए ओनली Li2CO3 डिकम्पोज होता है, रेस्ट ऑल आर थर्मली स्टेबल। मतलब Na2CO3 को आप हीट करते रहो, ये मेल्ट हो जाएगा पर ये डीकम्पोज नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। एग्जैक्टली इस तरह जैसे आप कंपेयर करो, मान लो आपके पास है BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, तो इनका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी क्या बनेगा, यही बनेगा। डाउन द ग्रुप जाने पर क्योंकि पोलराइजेशन पावर कम हो रही है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और BeCO3 सो अनस्टेबल दैट इट इज स्टोर्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि आपको इसको किस में स्टोर करना पड़ता है, CO2 के एटमॉस्फेयर में। ये आसानी से डीकम्पोज होता है BeCO3 इंटू BO प्लस CO2, बट ये CO2 इसको वापस बैकवर्ड लाती है और सिर्फ तभी आप BeCO3 को स्टोर कर सकते हो। ध्यान रखना, अब आप चाहे कार्बोनेट हो, चाहे बाइकार्बोनेट, चाहे सल्फेट्स हो, सल्फेट्स की अगर थर्मल स्टेबिलिटी देखोगे तो उसका ऑर्डर भी आपके पास यही बनेगा। जितने भी पॉलीएटॉमिक एनायंस आ गए, कुछ नहीं सोचना है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही कम, जितना कम पोलराइजेशन होगा थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। कर सकते हैं। एक लास्ट एप्लीकेशन जो अभी हम यहां पे कवर करेंगे इज कलर। कुछ आयनिक कंपाउंड्स का कलर जो है वो आप किससे एक्सप्लेन करते हो, पोलराइजेशन से एक्सप्लेन कर सकते हो। सो कलर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो जनरली कलर्ड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे आप देखो सिल्वर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है 4d10 5s1। अगर आप सिल्वर से Ag+ बनाओ तो ये बनाएगा 4d10, इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये कैसा होना चाहिए, कलरलेस। ये मैं आपको आप उसमें सीख चुके एटॉमिक स्ट्रक्चर में। जब आपके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा
तो वो क्या करेगा, बाहर वाले सोर्स से लाइट आई, मान लाइट आई गिरी तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, ऊपर जाके जब वापस नीचे आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, और एनर्जी एमिट करेगा तो ये कलर एमिट करेगा। तो जनरली जो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट यहाँ पे आप देखो Ag+ के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कलरलेस होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे AgF, AgCl, AgBr एंड AgI। आप देखो I- सबसे बड़ा एनायन है, फिर Br-, फिर Cl- और फिर F-। कैटायन सब जगह पर सेम है। बताओ यहां पर कैटायन का क्या होगा, हाईएस्ट पोलराइजेशन होगा। और पोलराइजेशन की वजह से कंपाउंड्स क्या कर देते हैं, कलर शो करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं AgF जो है वो कलरलेस है, AgCl कलर में कैसा होता है, व्हाइट, AgBr होता है पेल येलो, और ये AgI जो होता है वो कैसा होता है, येलो। और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या है, पोलराइजेशन है। यहाँ पे ध्यान रखना, किसी भी कंपाउंड का कलर जो है अगर वो पोलराइजेशन की वजह से कलर शो कर रहा है तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उसका कलर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस चीज पे आप जरूर 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 ध्यान दें। ऐसे देखें आप, अगर बात करें Hg2Cl2, ये कलर में कैसा होता है, आपका व्हाइट होता है। वहीं अगर आप Hg2Br2 की बात करो तो ये कलर में कैसा होता है, येलो होता है। अगर आप Hg2I2 की बात करो तो ये कलर में कैसा होता है, ग्रीन होता है। और अगर आप Hgi2 की बात करो तो ये कलर में कैसा होता है, रेड। तो देखो +1 कैटायन, +1 और ये +2, यहां पर हाईएस्ट पोलराइजेशन है। यहां देखो कैटायन सेम है, आयोडीन का पोलराइजेशन सबसे ज्यादा हो सकता है, इंटेंस कलर है, कम पोलराइजेशन थोड़ा लाइट कलर, और कम पोलराइजेशन कलर क्या होता जाएगा, और कम होता जाएगा। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, इसमें आपको रटना नहीं, आपको समझना है कि आप सिल्वर और मरकरी के कंपाउंड्स, अगर आप मरकरी की भी बात करें तो Hg का जो 2+ वाला कैटायन होता है उसका कॉन्स्टेंट D10 जाता है। इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब Hg+ होता है, बट Hg2+ में तो होगा D10 कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो आप पढ़ोगे आगे Hg2+, ठीक है, तो जो Hg2+ होता है ये हम आगे सीखेंगे। इसमें 2 मरकरी कैटायन होते हैं। वैसे Hg+ का D9 नहीं 4s1 आएगा, इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन वो जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो आपस में क्या हो जाता है, पेयर अप। तो इसके पास भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कलर शो कर रहा है। तो अगर किसी कंपाउंड के पास, किसी मेटल कैटायन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और फिर भी वो कलर शो कर रहा है, तो उसका एकमात्र रीजन क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। तो ये फजान्स रूल के मेन 3 एप्लीकेशन है जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कवर कर रहे हैं। इसका अगला जो एप्लीकेशन है वो आता है सॉल्युबिलिटी के अंदर। एस ब्लॉक कंपाउंड जो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, तो उनका कोई ऑर्डर वैसे भी फिक्स नहीं होता है, और उस पार्ट को हम लोग कवर करेंगे अपने आगे वाले चैप्टर में जिसका नाम है एस ब्लॉक। तो अब हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, यहीं पे खत्म होता है अपना चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। अभी आपको फजान्स रूल से इतना ही डील करना है। शीट में दिए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए जो भी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर के क्वेश्चंस आए उनको आप छोड़ देना, वो हम लोग कवर करेंगे एस ब्लॉक के अंदर।